नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से इमरान खान ने अपनी जो पद है उस पे इस्तीफा दिया है, तब से जो पाकिस्तानी एंकर हैं या फिर पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, जो कि लगातार इससे पहले आके वो इमरान खान की काफ़ी तारीफ़ें किया करते थे, आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दोस्तों, हमने आपको कल एक वीडियो दिखाया जिसमें कि हिलाली और जो फिजा अकबर खान है वो कितने गुस्से में नज़र आ रही थी। लेकिन आज एक और जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट से पैसे लेता था, जिसका नाम है ओरिया मकबूल जान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कितना इमरान खान की तारीफ़ें किया करता था कि इमरान खान ने इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर दी कि आज तक किसी ने नहीं किया। आज वो भी कहीं ना कहीं पागल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी जो गवर्नमेंट गई है उसको देखते हुए जो पाकिस्तानी जो मीडिया के एंकर थे, जो भी काफ़ी इमरान खान को सपोर्ट करते थे, आज उनका यही कहना है कि इसके पीछे जो है वो अमेरिका का हाथ है। और जो इमरान खान कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन अभी इमरान खान ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिका के जो डिप्लोमेट है उनका नाम लेकर ये बताया कि इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, इससे अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है। क्योंकि अमेरिका ने साफ तरीके से कहा है कि हम कोई भी किसी भी देश में मुदाखलत नहीं करते। हालांकि अमेरिका जो कह रहा है ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जो ये ओपन आके ये बात कह रहे हैं, इससे अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हुए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। अब बात मैं आपको ये कहूं कि जो कि ये बात कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो जो प्रेस रिलीज आई है उसके बाद उसके अंदर क्यों नहीं जिक्र आया कि जी एक फॉरेन कंट्री की साजिश है, ये है वो है? कुछ नहीं। और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसी कुछ भी नहीं आया उसमें। तो सिर्फ ये आया कि ये एक गैर डिप्लोमेटिक किस्म की तरीके के साथ कोई प्रेशर डाला गया और थ्रेट दी गई है, और मगर ये नहीं कि ये कोई कंस्पिरेसी है जी, ठीक है ना, ये कोई इतनी बड़ी थ्रेट है जो रूटीन के बाहर है। इस किस्म की चीजें होती है, मगर ये है हमने ये रिकॉर्ड कर ली, और तो इससे ज्यादा तो बात है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो खत का मामला है, इसके ऊपर मैं बहुत सी बातें करना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो वी कैन गो इनटू दैट। हाँ, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जो बिलावल मुतालबा कर रहे हैं कि अब इस मामले में क्लैरिटी ज़ाहिर है उधर से आएगी, जिन्होंने ये खत देखा या इस पर बातचीत हुई, वो क्लियर करेंगे तो मामला खत्म। अच्छा, नहीं ऐसे है कि आपको पता है उनका मौक़िफ़ ये है कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, यही मौका कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हमसे प्लीज इन्वॉल्वमेंट ना, हमारी इन्वॉल्वमेंट ना की जाए, हमसे ना कुछ पूछा जाए। मगर होगा ये कि अब बिलावल ने ये बात कह दी है। अच्छा, इसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं मीडिया में भी हैं, और वो कहते हैं लो जी, आप तो कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अब आप खुद ही एस्टैब्लिशमेंट के पास जा रहे हैं गवाही लेने के लिए, ये क्या बात हुई? तो बात यह है कि आप खुद आपने एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अब मिनट्स जो है आप दिखाएं हमें कि उन्होंने साइन ऑफ किया, उसमें बताएं कहाँ कंस्पिरेसी है। अगर तो ऐसी बात है तो मसला हल हो जाएगा। अगर वो दिखाते नहीं हैं तो फिर ये जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, तो फिर उनको पूछा जाए कि जी आप ये बात जो कह रहे हैं दिखाते तो है नहीं, तो आपका इल्ज़ाम लग रहा है, आप बताएं। तो ये बिलावल का जो डिमांड है ये फेयर है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये एक सियासी बयान है, क्योंकि वहां से शायद जवाब नहीं आएगा, तो मगर ये सारी चीज जो है ये फिर अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जी लाइए फिर खत, मगर वो तो बाद की बात है। पहले तो एक आईनी मामला है, कि साजिश हो या ना हो, वो बाद में एस्टैब्लिश करना है कि साजिश थी, ये खत साजिशी था या नहीं था, वो बाद की बात है। मगर आर्टिकल 5(1) के बेसिस के ऊपर जी एक आईनी प्रोसेस को डिसरप्ट करना, क्या वो कानूनी, उसकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं है? मेरे साथ तो मेरा मौक़िफ़ तो 20 साल से एक रहा है कि एक तरफ आपने कहा था कि हम सरेंडर करते हैं, आपके 70,000 बंदे मर गए, आपका तोरा बोरा बन गया। दूसरे ने कहा हम गैरत से जिंदा रहते हैं, उनको उन्होंने कतर में भी रिसीव किया, उन्होंने वाशिंगटन में भी रिसीव किया, उन्होंने वहां पर रिसीव किया। आज वो गैरत से जिंदा, आज दुनिया उनको रिसीव करती है, आपको दुनिया जूते मारती है। आपने 20 साल जिस तरह को गुजारा, मेरा तो आर्गुमेंट बुनियादी तौर पे ये है, और उन्होंने साबित करके दिखाया कि गैरत से क्या चीज होती है। 3,000 अरब डॉलर, $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट मुंह पे दे मारी, दुनिया की बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी उनके मुंह पे दे मारी। बाइडेन ने कहा 3 लाख फोर्स, द बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग दे कैन हैव, द बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट दे कैन हैव, द बेस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंस सपोर्ट दे हैव, उठा के परे मारी। गैरत तो एक बड़ी यही जहाने तक रहा हूं कि गैरत और हमीयत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, हमारे 75,000 लोग मरे और उन्होंने 3
ट्रिलियन 3000 अरब के सरमाए से लगी हुई फौज को शिकस्त दी और उनको दुनिया के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तकबाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तकबाल, वाशिंगटन में उसका इस्तकबाल, फला जगह उसका, कौन है जो उनके सामने खड़ा नहीं होता, हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। दूसरी बात, जहां तक इकोनॉमिक सूरत की बात बताते हैं, आप क्या समझते हैं? मैं आपको मिसालें देता हूं। इक्वाडोर एक मुल्क है, उसने एक फैसला किया कि हम डेट पे नहीं करेंगे और एक डिफाइन किया गया द डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। ये जो हम मोटरवे बनाते हैं ना, जिसके 1 करोड़ भी 2 करोड़, एक तरफ भी 2 करोड़ भूखे और दूसरी तरफ भी 2 करोड़ भूखे नंगे होते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते इसको। उन्होंने IMF को कान से पढ़ के निकाला, अपने बॉन्ड विड्रॉ किए। रॉयल ऑफ कोरिया उसका नाम था प्राइम मिनिस्टर का। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने घुटने टेक के माना कि हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। 87% डेट को माना गया कि ये नहीं है। ये थी गैरत, ये थी इज्जत और हमीयत। उसके बाद किसने किया? निकारागुआ किया। उसके बाद किसने किया? ब्राजील ने किया। उसने कहा कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी। ये होती है गैरतें। मामला सारा यह है कि आपने शुरू से लेकर आज तक तमाम सोचा ही नहीं है। क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने क्यूबा का? क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने ब्राजील का? क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने वियतनाम का? मर गए ना लोग गैरत से दिए। आपके यहां 70,000 भी मरते हैं और वहां हालत ये होती है कि वहां 30,000 मरते हैं और अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी को शिकस्त देते हैं। जो बाइडेन पता है क्या कहता है? द बेस्ट टेक्नोलॉजी दे कैन हैव, द बेस्ट इक्विपमेंट दे कैन हैव, द बेस्ट ट्रेनिंग दे कैन हैव, द बेस्ट इंटेलिजेंस सपोर्ट दे कैन हैव। एक दूसरी बात आप आते हैं, 4 महीने से मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन और पाकिस्तान जो है निशाना पे है। क्या यूक्रेन में ये पूरा दोहराया नहीं गया? क्या यूक्रेन में जब ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, सारे के सारे एम्बेसडर मिले वहां जाके उनको अपोजिशन पार्टी को, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, फिर एक पूरा का पूरा स्टेज सजाया गया, फिर वो रशियन बंदा चलता उसको भगाया गया और फिर उसके बाद फंड किसने किया? यूएसए। आज तो गार्डियन की यूएसए ने फंड किया। और ये मुझे ये छोटी बात है, ये छोटी बात है यार कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल चलेंगे। आपने अपना मुस्तकबिल दे दिया, हमारे साथ डिबेट हो रही थी, आपकी तीसरी राय इंडिपेंडेंट आ गई। मैं एक चीज सर एक बात आखिरी सुन लें। हमेशा एम्बेसडर लिखा करता है, जब इंदिरा गांधी को थ्रेट दिया गया था, ये पेपर मेरे सामने पड़े हुए हैं, निक्सन ने कहा बुलाओ एम्बेसडर को और लिखो कि अगर तुमने वेस्ट पाकिस्तान को ना रोका हल हम तुम्हारा हशर कर देंगे। एम्बेसडर लिखे करते हैं, डायरेक्ट बाइडेन खत नहीं लिखा करता। अच्छा अब आगे जरा ये मैंने एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट की सियासी मामला तहरीक एतमाद है। मैं खान साहब बात कर लूं? जी जी कमल साहब ये बताएं कि 1 लाख लोग क्यों जमा कर रहे हैं? अब आपने जलसा कर दिया, आपने पावर शो कर दी, अब ये 1 लाख लोग दोबारा क्यों आ रहे हैं? इससे तो तसादुम नहीं हो जाएगा? देखिए असद, मैं 1 मिनट मुझे सिर्फ दीजिएगा। जो बात इन्होंने की अली परवेज साहब ने, मैं जरा उस पर भी बता दूं। इन्होंने जमहूरी रवैयों की बड़ी बात की। ये जमहूरी रवैया जो मेला मवेशियां सिंध हाउस में लगाया हुआ है, और आप जो एक इलेक्टेड पार्टी के टिकट पे लोग बैठे हुए सिटिंग एक गवर्नमेंट के, उनको आप वहां पे ले जाके उनके जमीर जगा रहे हैं अपनी तरफ से और उनके सौदेबाजियां कर रहे हैं और उनको भेड़ बकरियों की तरह लाया जाता है हिफाजत में और भेड़ बकरियों की तरह ले जाया जाता है। इतने अगर उनके जमीर जागे और इतने माशाल्लाह वो बाशऊर हैं, तो MNAs हैं, आपने उनको बंद क्यों किया हुआ है? उनको जरा अपनी मोरालिटीज के साथ लोगों को फेस करने देना। आपने उनको पिछले 25 दिनों से क्यों बंद करके रखा हुआ है? कितनी कितनी कीमतें लगाई हैं? तो ये कौन सी इस वक्त इनकी जो है वो मोरालिटीज और जमहूरी रवैये जाग गए हैं जो ये पंजाब के लिए बात करें? आप लोग तो, आपके तो गारंटर है जरदारी साहब, कितने दिनों से तो आप तोड़जोड़ कर रहे हैं। पंजाब की हुकूमत आप जो है वो दान में देने की कोशिश कर रहे थे, आप तो डीले और एग्रीमेंट्स कर रहे थे। उस दौरान में आपने अपना बंदा नहीं कोई तैयार किया हुआ था, जो आज अचानक इनको ख्याल आ गया कि जी वो बड़ा थोड़ा टाइम दिया। 1.5 महीने से तो आपके बंदे भागे फिर रहे हैं। और 6 जिसकी सीटें और 7वीं रिजर्व सीट है जरदारी, वो इनका गारंटर बना हुआ है पंजाब की हुकूमत के लिए। तो अब अचानक इनको बड़ी जो है वो जमहूरी रवैये और मोरालिटीज याद आ गई हैं। जहां तक आपने कहा कि जी बंदे क्यों इकट्ठे करें, हमने अभी तक कोई फॉर्मल कॉल नहीं दी है, लेकिन हमारे लोग इस वक्त चार्ज है, वो देखना चाहते हैं कि ये जिनको छुपा छुपा के सिंध हाउस में या मैरियट में बंद करके रख रहे हैं और रातों रात जिनको निकाल के लाते हैं और उसके डिपार्टमेंट इनकी आमदोरफ्त पाकिस्तान एम्बेसी में होती रही। मुझे एक इंस्टेंस याद है कि जब शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये IMF को कन्विंस करने गए हुए थे वहाँ,
तो एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर साहब ने, असद साहब ने, डॉक्टर असद ने इनको भी बुलाया था फॉर डिस्कशंस, चाय पानी के लिए, क्योंकि इनका ख्याल था कि IMF को कोई थोड़ा बहुत प्रेशर डाले कि हमें कुछ रिलीफ दे। हाँ, तो वहाँ पहले भी इनसे मुलाकात शौकत तरीन की भी हुई थी, और इनको इसीलिए बुलाया था बिकॉज दे थिंक ही स्टेट डिपार्टमेंट IMF को थोड़ा ठंडा कर सके, उनको थोड़ा सा प्रेशर डाले। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मीटिंग हो गई, अच्छी मीटिंग हुई, ये चले गए, और उसके कुछ अरसे के बाद IMF ने $1 बिलियन रिलीज कर दिए। फायदा हो गया। तो आप समझें कि ये पॉइंट पर्सन, डोनाल्ड लू वाज द पॉइंट पर्सन, और इन्होंने हेल्प भी की पाकिस्तान की विद द IMF। अच्छा, अब आइए इसके आगे, तो डोनाल्ड लू का मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको। अब आगे आइए कि ये 7 तारीख को जी, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस 7 तारीख को एक मीटिंग हुई जिसमें एम्बेसडर साहब थे, डोनाल्ड लू थे, डोनाल्ड लू के साथ एक और अमेरिकन ऑफिशियल थी, और हमारे एम्बेसडर साहब के साथ भी एक पाकिस्तानी और ऑफिशियल था। ठीक, अच्छा, मैं अभी उनका नाम या उनकी डेजिग्नेशन नहीं बताऊंगा, हाँ, जब वक्त आएगा तो वो खुद ही हो जाएगा मामला, मगर वो एक बहुत असर रसूख ऑफिशियल होता है हर एम्बेसी में, वो भी उनके साथ थे। अच्छा, जिनको ये कहते हैं ना नोट टेकर, कोई नोट टेकर वेकर कोई नहीं थे, 2 ऑफिशियल्स थे, और दोनों, एक एम्बेसडर साहब और एक बहुत सीनियर ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग इदारे, जो हर एम्बेसी में होते हैं, और उधर भी 2 लोग थे। तो डिस्कशन ये किस्म का फेयरवेल लंच था, जो कि एम्बेसडर साहब जा रहे थे, तो फेयरवेल लंच था, और डोनाल्ड लू के साथ गपशप तो रहती थी, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया। तो उसमें, तो वहाँ बातें जब छिड़ी, तो वहाँ डोनाल्ड लू ने ये बातों में ये कहा कि देखिए, ये आपके इस वक्त जो तल्लुकात ख़राब हैं, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, और सबको पता है तल्लुकात ख़राब है, कोई नई बात तो नहीं सुनने वाली थी।